Next session is titled as Dastan-e-Jagjit for the lovers of Jagjit Singh and Jagjit Ji's ghazals. Yes, I'm assuming most of you must be a fan of the legendary ghazal singer, ghazal gayak Jagjit Ji. And for this session, we have a special presentation. The author that we are delighted to have is one and only राजेश बादल जी. जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए. और उनके साथ डिस्कशन में रहेंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी. उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए. अबाउट द ऑथर लेट मी टेल यू, पिछले 42 साल से रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में पत्रकारिता करते आ रहे हैं राजेश जी. 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर चुके हैं. टीवी पत्रकारिता में पहली बार बायोपिक की व्यवस्थित शुरुआत करने का श्रेय उनको ही जाता है और 50 से अधिक बायोपिक के निर्माता रह चुके हैं. आप प्रस्तुतकर्ता के साथ साथ एक एंकर भी रह चुके हैं. आप करीब 10 चैनलों की शुरुआत कर चुके हैं. आज तक में संपादक, वॉइस ऑफ इंडिया में मैनेजिंग एडिटर व समूह संपादक और इंडिया न्यूज में न्यूज डायरेक्टर रह चुके हैं. और आप BAG फिल्म्स के कार्यकारी संपादक भी रह चुके हैं और साथ ही साथ राज्यसभा टीवी के संस्थापक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 8 साल तक रह चुके हैं. हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच हैं और हम तालियों से आपका और हमारे डिस्कशन का अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस डिस्कशन को प्लीज शुरुआत की जाए. इस डिस्कशन की ये कर रहा है. मेरा परिचय वहाँ से नहीं दिया गया तो मैं कहूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी भी थोड़ी छोटी मोटी पता रहे कि मैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हूँ. मैं बेसिकली प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, उपन्यासकार हूँ, लिखता हूँ. बहुतों ने शायद पढ़ा हो और उस संस्कृति का हिस्सा हूँ जिसके राजेश बादल जी हैं. छतरपुर और बुंदेलखंड उस इलाके से हूँ और उस इलाके की विशेषता है एक देखिए, पत्रकारों को आजकल, ये पत्रकारिता वाले आदमी हैं, पत्रकारों को आजकल एक दूसरे किस्म से देखा जाने लगा है कि ये एक मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा है और पत्रकारिता का जो संवेदना चाहिए वो नहीं है. पर उनमें से मैंने जिन पत्रकारों को मैं उस परंपरा में याद करता हूँ तो राजेंद्र माथुर से शुरू करें. अगर राजेंद्र माथुर से इनका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है. मदन मोहन जोशी साहब भोपाल से थे, उनको मैं इन सबसे मैं मिला हूँ और इनसे लंबे इंटरेक्शंस हुए तो मैं जानता हूँ उनकी संवेदना के स्तर पर, इसलिए क्रिएटिविटी के स्तर पर. या कि ब्रजेश राजपूत हैं अभी जो जिनकी कुछ किताबें लिखी हैं उन्होंने और एक क्रिएटिविटी का एक थ्रेड चलना चाहिए अंदर. वो क्रिएटिविटी का जो तागा है वो बहुत ज़्यादा राजेश बादल में दिखाई देता है और वो पार्ट एक जिसे हम कहते हैं लेखकी संवेदना और पत्रकारी संवेदनाएं दोनों तरह अलग होती हैं. दोनों अगर एक जगह मिल जाएं तो कुछ अद्भुत सी किताब आप रच सकते हैं. और इनकी एक किताब पहले शब्द सितारे आई थी, वो मैंने पहली बार पढ़ी, जिसमें कि 6 बहुत महत्वपूर्ण हिंदी लेखकों का जीवन के वो पक्ष इन्होंने लिखे थे, जिसमें कि नम्रता प्रीतम से लेके और अमृता प्रीतम से लेके और माखनलाल चतुर्वेदी और उन सब का था. इसके बाद की ये किताब है जो जिस पर हम अभी यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं. ये किताब आपको चकित कर देती है कि आप 5 साल का इनका क्लेम है कि ये 5 साल का होमवर्क है जिस पर ये इन्होंने किताब लिखी है. 5 साल के लंबे होमवर्क के बाद रेफरेंस ही 60 लोगों का है, कहाँ से इन्होंने चीज़ें करी हैं. और ये स्वयं उस आदमी से मिले हैं जिसको लेके आप और हम मतलब कैसे एक
कोई कलाकार के लेवल पे कैसे इवॉल्व करता है, कैसे वो उस शिखर पर पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात जो जगजीत सिंह हैं, उनकी बड़ी विशेषता इन्होंने भी लिखी है कि जब शिखर पे पहुंचे तो शिखर पर ही रहे अंत तक। जिस दिन तक अचानक इंट्राक्रैनियल ब्लीड से और ब्रेन स्ट्रोक से उनकी डेथ नहीं हो गई, तब तक वहाँ रहे। तो कौन सा ऐसा आदमी है जो वहाँ तक रह जाता है? क्योंकि कई लोग पीक पे पहुँचते हो बड़ी जल्दी नीचे आ जाते हैं। वो पीक पे रहने की शर्तें क्या हैं, हम वहाँ से बात शुरू करते हैं कि पीक पर रहने की शर्तें क्या हैं। सफलता का एक आपने इसमें एक पूरा उनका एक सफ़र लिखा है, जो जालंधर और वहाँ से पंजाब से निकल के धीरे धीरे वो बम्बई पहुँचते हैं, और वहाँ भी आसानी से बम्बई पहुँच के वो ओवरनाइट स्टारडम वाला मामला नहीं, एक बार तो धक्के खा के वापस आ जाते हैं, वापस से अपना काम शुरू कर देते हैं और फिर से वो वहाँ पहुँचते हैं। वो स्ट्रगल का अपन अलग बात करेंगे, पर मैं आपसे उल्टा शुरू करता हूँ कि क्या चीज़ आपको लगती है जगजीत में, कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसने वहाँ तक उसे पहुँचाने के बाद वहाँ तक वो कायम रहे, लगातार नीचे नहीं उतरे जी। कला के तौर पर, अदरवाइज सफलता का जो सांसारिक एक पक्ष है कि सफल हैं आप, वो छोड़ दीजिए। कला के तौर पे, गज़ल गायकी के तौर पे, और जो उन्होंने नए नए प्रयोग किए, उनके 80 शायद टोटल रिकॉर्ड्स निकले हैं LP और EP मिला के, जैसा इसमें ही लिखा, आपकी किताब से ही बोल रहा हूँ मैं। कोई आदमी कहाँ तक, और लाखों में बिकते थे। और जब वो ये बात करें उससे पहले इन्होंने रेफरेंस दिया ही, जब 70 साल के हो गए तो उन्होंने घोषणा की कि मैं 70 महफिलें करूँगा इस साल में। तो 70 महफिलें मतलब 70 प्रोग्राम करूँगा। तो 48 कर चुके थे और आगे करने वाले थे, उससे पहले उनको उनकी मृत्यु होगी। तो एक आदमी इतना एक्टिव इस उम्र में जाके रहता है ऊपर, और इतना शिखर पर रहता है, वो कौन सी आग है जो आप इनको देखते हो कि इनसे आप मिले भी हैं? ये 3 मुलाकातों की बात करते हैं, उसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे उन मुलाकातों में आपने जगजीत को बदलते हुए कैसे देखा। मैं आपको पहले से पूछता हूँ। धन्यवाद ज्ञान जी। चूंकि आपने बात जो है, जो बाद वाला सवाल है, पहले किया है, तो मैं भी एक बताना चाहता हूं कि बाद वाला उत्तर मैं पहले दे देता हूं, जो शायद मैं आखिर में बोलता। कोई भी रातों रात जगजीत नहीं बन जाता। जगजीत बनने के लिए बहुत लंबा संघर्ष चाहिए, बहुत गहरा समर्पण चाहिए, और जगजीत ने वो दिखाया। और मेरी नज़र में जो आपके सवाल का जो उत्तर आता है, जगजीत का जो रिश्ता था वो आम आवाम के साथ था। क्योंकि जब आप देखते हैं कि भारत में जगजीत सिंह की गज़ल गायकी के क्षेत्र में जब एंट्री होती है, जब वो आते हैं, तो उस ज़माने में गज़ल को महफिलों का हिस्सा माना जाता था। बेगम अख्तर या मेहंदी हसन साहब या और भी जो उस दौर के गज़ल गायक थे, तो ये माना जाता था कि वो महफिल के लिए गज़ल है। जगजीत ने ऊपर जाने के लिए घर घर में गज़ल को पहुंचाया, महफिलों से निकाल कर उसको ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया, हमारे दिलों में पहुंचा दिया, हमारे बेडरूम में पहुंचा दिया, हमारी किचन में पहुंचा दिया। और उन्होंने वो बात कही जो शायद उनसे पहले आज तक किसी कलाकार ने नहीं कही थी। तो जब कोई कलाकार, मैं तुलना गांधी से करूंगा, गांधी इस देश में एक ऐसे महापुरुष हैं जो हम सबके भीतर धड़कते हैं। ये अलग बात है कि एक हम लोग कभी कभी 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को उनको जगा लेते हैं और बाद में थपकी दे के फिर सुला देते हैं, लेकिन गांधी हम सब में एक गांधी है। इसी तरह हम सब में एक जगजीत है। और जब जो जगजीत 150 करोड़ के देश के हर दिल में धड़कता हो, तो वो तो शिखर पे रहना ही है। आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं आपसे दूसरी चीज पूछता हूँ। आप जब कहते हैं, आप बहुत बड़े नाम हुए हैं गज़ल गायकी के पहले भी, गज़ल उनके समय में क्यों नहीं पहुँच पाई वहाँ तक, किचन तक और लोगों के जुबान तक और बिल्कुल सामान्य आदमी के पास? वो क्या एक नया किया जगजीत ने जो दूसरों ने नहीं किया था? देखिए, उनकी गज़ल के क्षेत्र में जब उनका प्रवेश हुआ, तब तक
गज़ल के बारे में जो परिभाषा थी या हमारी सोसाइटी में जो कहा जाता था कि गज़ल एक तरह से इश्किया मिजाज की शायरी है, जिसमें एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, या कुछ इस तरह का एक रागात्मक रचना का एक क्षेत्र है। लेकिन जब जगजीत के हाथ में वो गज़ल आई तो उन्होंने हमारे आपके जो आज के सरोकार हैं, मुद्दे हैं, मसले हैं, उन सबको अपनी रचनाओं में शामिल किया। कोई गज़ल गायक ऐसा नहीं है साहब कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई। शोला हूं भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। तो वो जो सच, मुझे लगता है राजेश, ये एक गज़ल का मिजाज बदलने की भी चीज़ है कि उस समय जो लिखी गई थी गज़ल, उसके बाद आज की जो गज़ल लिखी जा रही है, चाहे हिंदी में आप दुष्यंत कुमार का शहर है, ये दुष्यंत की गज़लें जो हिंदी की हैं वहाँ से आप शुरू करें, और जो इसमें सुदर्शन फाकिर वगैरह की, निदा फाजली की गज़ल है, गुलजार के जो बशीर बद्र साहब की गज़लें, उनको उन्होंने गाया। तो वो आप मानते हैं क्या कि उस समय चूंकि उसका लाभ मिला और उसका लाभ उठाया भरपूर इन्होंने, कि गज़ल का मिजाज बदल चुका था और दूसरे ढंग से गज़ल कही जाने लगी थी, और उस गज़ल को उन्होंने दूसरों तक पहुंचाया, और उससे एक दोनों को एक उस तरह का लाभ मिला कि ये वहां तक पहुंचे। देखिए उनकी पहचान थी, ये बड़े नाम गज़ल उठाते आपने जो लिए हैं, निदा फाजली साहब हैं, सुदर्शन फाकिर हैं, बशीर बद्र साहब हैं, गुलजार हैं। इनकी रचनाएं गाने के लिए कोई भी कलाकार शायद आज भी तरसता होगा या चाहता है। लेकिन जिस दौर में जगजीत ने गाना शुरू किया, आपने कभी खलील धन तेजवी का नाम सुना है? आपने कभी नंद कुमार पाठक का नाम सुना है? आपने कभी यूं शिव कुमार बटालवी को हम अलग से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन शिव कुमार बटालवी को गाने का आइडिया किसी गज़ल गायक के क्यों नहीं आया? तो सवाल ये है कि जब जगजीत की जो खास बात थी कि वो खुद अपनी रचनाओं का चुनाव करते थे, और वो रचनाएं जो उनको लगती थी कि लोगों के दिल तक उतरती हैं। उसी रचना के चुनाव पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने, आपकी मुलाकातें हैं, 2-3 बातें भी हैं, और उनके दोस्तों से बहुत सारी बातें हैं, आप कई दोस्तों से मिले हैं, उनके भाई, परिवार, चित्रा जी से आपकी लंबी मुलाकातें हैं जी, जहाँ आपने इसके बारे में पूछा है। कैसे चुनते थे वो, उनके क्या क्राइटेरिया थे कि वो जानते थे, उस नब्ज पे हाथ रख देते थे कि ये ज़रूर से ये बात पकड़ेगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, बहुत सिंपल छोटे से शब्दों में, और कहाँ तक बात पहुँची भी वास्तव में। तो ये क्या था वो जादू जगजीत में कि वो सही गज़ल पकड़ते थे कि ये गाई जाएगी तो पकड़ी जाएगी? मैं आपको बताऊं, मेरी नज़र में जगजीत एक फरिश्ते थे। एक उनका एक रूहानी रूप है जो हम लोग नहीं जानते, और रूहानी रूप इसलिए है कि जब जन्म के बाद उनके जो पिताश्री थे, उन्होंने गुरुद्वारे में उनको गुरबानी का पाठ सिखाया, शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा दिलवाई, और वो चाहते थे कि जगजीत सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक गायन करें। वर्षों तक जगजीत ने यह हासिल किया, और उसके मुझे लगता है कि उस अभ्यास के दरमियान वो वहाँ पहुँच गए जहाँ उनका रिश्ता कुछ ऐसे संवेदनाओं से हुआ जो बाकी जो गज़ल गायकों में नहीं था, और उसके चलते उन्होंने आपसे कहना चाहूँगा कि इस किताब में एक बहुत बड़ा शुरुआती हिस्सा, करीब 50-60 पेज, जगजीत के इस तरह से जगजीत बनने में उनके माँ बाप का, उस संगत का जहाँ वो शब्द गाते थे, कैसे वो शब्द गायन के ज़रिए न केवल आध्यात्म और रूहानी एक संवेदना से जुड़े, बल्कि वो जो एक आध्यात्मिक गायन में जो एक शास्त्रीयता है उससे जुड़े। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत खूबसूरत हिस्सा है इस किताब का, और पढ़ने लायक है कि कैसे कोई चीज़ जमती है, और एक बड़े गायक की एक कैसे भावभूमि बनती है जहाँ से एक चीज़ें तैयार होती हैं। तो आप अपनी बात मैं एक प्रसंग आपकी बात की, देखिए कम लोग शायद जानते होंगे कि जगजीत सिंह पैदाइशी सिख थे, और उनका नाम था सरदार जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह जवान होने तक जगमोहन सिंह रहते हैं, लेकिन जगमोहन से जगजीत बने थे वो अपने
पिताजी के गुरु की वजह से, अपने गायन की वजह से। जब उनके पिताजी के गुरु ने, उनका नाम भी जगजीत था, तो उन्होंने जब जगजीत का गायन सुना और कहा जगमोहन के जगजीत के पिताजी से कि इसका नाम जगजीत रखो, ये सारे जग को जीतेगा। तो ये उस दौर में भविष्यवाणी थी। अब हुआ ये कि जब ये दिल्ली मुंबई पहुंचे और मुंबई में जब एचएमवी के साथ इनका पहला रिकॉर्ड निकला, तो एचएमवी वालों ने कहा कि देखो, मुंबई में एक सरदार या सिख को गज़ल गाते लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप अपने केश दान करिए। अब सोचिए, जिसका पिता सच्चा नामधारी सिख हो, जो खुद भी सिख रहते हुए अपने बचपन में उन सिख शिक्षाओं का पालन करता हो, उसके सामने कितना धर्म संकट आया। वो एक अपने आप से लड़ता रहा। पिता से हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पिता बहुत पिटाई करते, तो बड़े भाई के मार्फत बात नहीं बनी। अंततः ये एक मुंबई के एक सलून में गए, एक बिहारी हजाम था, उससे कहा कि मेरे केश उड़ा दो, साफ कर दो। उस हजाम ने कहा, क्या कह रहे हो, आपने घर वालों से पूछ लिया है ना? इन्होंने कहा, हाँ पूछ लिया है। तो उसने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने घर वालों से नहीं पूछा है, एक बार फिर सोच लो, एक सिख हो तुम, सिख होते हुए तुम्हें बाल नहीं कटाना चाहिए। और जगजीत के आंसू बह रहे थे और वो बाल हजाम साफ कर रहा था। जब बाल कट गए तो हजाम ने कहा कि बाबू, इतना दुख था तो क्यों तुमने बाल कटाए? 3 साल तक पिता से अबोला रहा, पिता नाराज थे, कई दिन तक अपने कमरे में बंद रहे, और वजह यह थी कि वो दुनिया को कहते थे कि सच्चे सिख बनो, और उनके बेटे ने एक तरह से ये त्याग किया था, तो उनको शर्म आ रही थी। तो ये जो बात हुई, और लेकिन जब पहला रिकॉर्ड आया उनका, और रिकॉर्ड के बाद लेकिन छोटे छोटे रिकॉर्ड थे क्योंकि नए कलाकार थे, लेकिन जो पहला अनफॉरगेटेबल आया, तो वो आज तक आप सबको याद होगा, फॉरगेटेबल नहीं हुआ। और पहला वो रिकॉर्ड था, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जिसमें था, और वो 80,000 रुपया उस वक्त एक रॉयल्टी उनको मिली थी, जिससे उन्होंने एक मकान खरीदा था, और वो उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है जिसको आप बोलते हैं। तो इस तरह से जगजीत का सफर। प्रसंग इस किताब में जो बाल कटाने वाला है, वो एक उपन्यास का मजा देता है, पढ़िएगा इसमें। और वो पिता और बेटे के संबंध का एक कहानी का मजा है आपके इसमें, जो आपने बड़ी रवानगी से बातें लिखी हैं। क्योंकि पिता बहुत स्ट्रिक्ट है, वो तो आपसे शब्द गायन के अलावा कुछ चाहता नहीं। आप उसकी इजाज़त के बिना उसको, बल्कि लगभग उसे नकार के आप बॉम्बे पहुंच जाते हो कुछ गाने के लिए, फिल्मी गायन। वो तो आपने आगे लिखा है, वो तो फिल्मी गायक बनना चाहते, बुनियादी तौर पर फिल्मों में गाने गए थे। शुरू में मदन मोहन और 3-4 बड़े लोगों से मिले थे, पर बात जम नहीं पाई। और वो गज़ल जब उनको पहली बार, वो भी संयोग बनते गए और एचएमवी ने उनका एक रिकॉर्ड किया, और बाद में कहा कि भाई तुम सरदार, तो जमता ही नहीं कि सरदार हो, गज़ल गा रहे, ये चक्कर क्या है। तो पहले आदमी रिकॉर्ड देख के हंसने पहले लगेगा, सुनेगा बाद में। और वो कई जगह जब गज़ल गाते थे, ऐसा इन्होंने लिखा है, जब वो सरदार के रूप में गज़ल गाते थे, तो शुरू में लोग मजाक करने लगते थे, ऑडियंस में हंसी की एक लहर हो जाती थी, एक सरदार जी आ रहे हो गज़ल गाएंगे। और जिस समय वो गाना शुरू करता था, जब सरदार हुआ करता था, तो ऑडियंस पर एक नशा तारी हो जाता था। 2 मिनट बाद एक बाकायदा स्टैंडिंग ओवेशन शुरू हो जाता था उसकी हर गज़ल पे। तो वो तो चीज़ थी ही, क्या आवाज़। और एक बात मैं आपसे पूछूं, आपकी इसमें बहुत खूबसूरत किताब छापी है, और इसमें बहुत सारी फोटो हैं उनकी। आपको क्या लगता है? मुझे तो सरदार के रूप में जो उनकी फोटो है, और बाद में जब बाल कट जाते हैं उनके, एक इतना खूबसूरत नौजवान निकल आता है जो सरदारियत के पीछे छिपा हुआ था। मुझे लगता है कि उनका बहुत खूबसूरत थे, जो अगर पगड़ी और दाढ़ी के पीछे छिप गए थे, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप इजाजत दें और आप लोग 1.5 मिनट, इस किताब का जो सबसे जो दिल है, धड़कता हुआ है जो हिस्सा, अगर आप कहें तो 1-2 मिनट में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मेरे पास है। हाँ, इसमें आपने कहा, आपने ये बात कही इसलिए मुझे याद आया कि ये टुकड़ा और मुझे आप लोगों पिता से जब बाद में उसकी माँ समझा रही है जगजीत सिंह की पिता को कि भाई बच्चे को करने दो जो कर रहा है। और तुम, जगजीत के पिता सरदार नहीं थे, जगजीत के पिताजी दादाजी सरदार नहीं थे।
उन्होंने सिखी धर्म इनके पिता ने अपनाया था। उसने कहा जब तुम अपने पिता का विरोध करके अपनी मर्जी से सिख बन सकते हो तो तुम्हारा बेटा इसी काम के लिए अब वो सिखी छोड़ के और कुछ और काम नहीं कर सकता क्या? इतनी स्वतंत्रता तुम अपने बेटे को नहीं दोगे क्या? वो बड़ा प्रसंग जी लिखा है। मुझे मतलब मैं भी इस प्रसंग को लिखते समय कई बार मेरे आंसू आए, और चूंकि प्रसंग सच्चा है, अकेले में पिताजी बहुत दिनों तक कई दिनों तक फूट फूट कर रोते रहे। एक दिन जगजीत की मां से उनका कुछ इस तरह संवाद हुआ। पिताजी कह रहे हैं, मुझसे जरूर कुछ भयंकर पाप हुआ है, मैं सिखी धर्म का पालन नहीं कर पाया और उसी की सजा मिल रही है। ऐसा क्यों सोचते हो? मां ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की, फिर जीती ने ऐसा क्यों किया? मुझसे पूछा तक नहीं। अरे पूछता तो क्या तुम इजाजत दे देते? मां ने कहा, लेकिन अपनी बात तो रखना चाहिए, अपने पिता से छिपाने की क्या वजह है? मैं उसका दुश्मन तो नहीं, तुमसे डरता है। उसने बात तो रखी अपने बड़े भाई के जरिए। अच्छा एक बात बताओ, बोलो क्या कहती हो? तुम जब पैदा हुए और बड़े हुए तो क्या सिख रूप में पैदा हुए थे? उनके पिता सिख नहीं थे, उन्होंने भी सिख धर्म अपनाया था, ये मैं बता दूं। तो पिताजी कहते नहीं तो तुमने तो पगड़ी और केश बाद में रखे। हां, इसमें क्या शक है? और यह भी सच है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे सिख धर्म को अपनाने के खिलाफ थे। हां, वे नहीं चाहते थे कि मैं सिख बनूं, ये उनके पिता ने कहा। आगे देखिए कितना जबरदस्त ये संवाद टर्न लेता है। और तुमने अपने पिताजी की इच्छा के खिलाफ सिख धर्म अपनाया, यानी तुम पिताजी की इच्छा का सम्मान नहीं करो तो ठीक, और बेटा ऐसा करे तो ठीक नहीं। यह कैसा रवैया है तुम्हारा? पगड़ी केश तो बाद में भी रखे जा सकते हैं, और रखे जा सकते हैं तो हटाए क्यों नहीं जा सकते? तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि जो शिक्षा तुमने बच्चों को दी वो सार्थक रही। हमारे जीती ने कोई चोरी करने के लिए तो पगड़ी केश नहीं कटाई। तुम उसे संगीत में उस्ताद देखना चाहते थे, संगीत के लिए ही तो उसने ये नया रूप धारण किया है। नहीं, मगर मैंने उसे फिल्मी गीत और गजल गाने के लिए संगीत नहीं सिखाया। संगीत में कोई भेद नहीं होता। याद है तुम्हारे नामधारी गुरु ने जीती का नाम बदलते समय क्या कहा था? उन्होंने कहा था ये सारे जग को जीतेगा। तो फिर अब बताओ, जगजीत यहां लुधियाने के गुरुद्वारे में शब्द गाता रहता तो सारे जग को कैसे जीतता? और जब उसे जग जानेगा नहीं तो वह जग को जीतेगा कैसे? गुरुजी की बात झूठ कैसे हो सकती है? अब पिताजी के निरुत्तर होने की बारी थी। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, क्या करूं? मैं उसको माफ नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तो मैं जसवंत को कहती हूं कि जगजीत को लुधियाना बुला लो, उसे वापस सिख बना दो और घर बैठकर सारी उम्र इत्मीनान से शब्द कीर्तन सुनो। तुम तो अपने गुरु को भी झूठा साबित करने पर तुले हो। इसमें गुरुजी झूठे कहां साबित हो रहे हैं? वे तो गुरबानी गाने के लिए कहते थे। तुम भी अजीब पिता हो, बच्चे के ही खिलाफ हो। कीर्तन करके किसने आज तक जग जीता है? कीर्तन तो मन जीतने के लिए होता है, जग जीतने के लिए नहीं। और देखिए एक चरम पर एक तर्क, जिस तर्क के आके संसार का हर पिता हार सकता है। जो इंसान अपने मन को जीत ले तो जग ही जीत लिया समझो, ये पिता ने कहा। यह बात तुम्हारी बेतुकी है, चाहे तो किसी भी गुरु से पूछ लो, मैं गलत नहीं बोलती। तुम्हारी बीवी हूं तो जीती की मां भी हूं। मैंने उसे जन्म दिया है। और फिर याद करो, अंग्रेजों के से लड़ने के लिए सरदार भगत सिंह ने सिख वेश त्यागा था। उसके मां बाप ने तो उसे नहीं छोड़ा जैसा तुम कर रहे हो। उसने तो वाकई भगत होते हुए जग जीत लिया, और तुम अपने बेटे को जग जीतने से रोककर भगत बनाना चाहते हो। ये इस मतलब इसमें पिता और बेटे के संबंध, माँ और बेटे के संबंध, बहन जी हैं उनकी, उनके साथ संबंध, दोस्तों के साथ संबंध, और बड़े भाई और एक छोटा भाई है, इनके बीच में संबंध। जब वो बॉम्बे चले गए थे तो पिता से पैसे नहीं ले सकते, तो कई दिनों स्ट्रगल किया। तो पिता जो भाई है वो कैसे पिता का रोल अदा करता है, और बाद में जब ये करोड़पति हो जाते हैं। और बात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि कितना बड़ा आदमी था वो आदमी, कि इतने पैसे कमा के
उस समय वो उनकी पत्नी बताती हैं, चित्रा जी कहती हैं कि कम से कम 10 परिवार उन्होंने पूरी ज़िंदगी चलाए होंगे। 10 परिवारों का बाकायदा खान पान और सारी चीज़ें, उनके बच्चों की शादियाँ, कोई शादी के लिए पैसे मांगने आ गया या कार्ड देने आ गया तो मिठाई के डिब्बे में 50,000 रुपये रख के दे रहे हैं क्योंकि वो उनके साथ कुछ काम करने आया है, वो उसको लगा कि वो आदमी को ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो इसमें लिखे गए हैं। और ये जो संवाद शैली है आपकी, जो आपने अभी माँ और इसके ऐसे बहुत जगह इन्होंने लिखते हुए वो संवाद शैली का प्रयोग बड़े खूबसूरत ढंग से, कभी भाई का और उनका, ऐसे प्रसंग आपने लिखे हैं जो इस पूरी बायोग्राफी को एक उपन्यास का रूप देती। तो एक रोचकता लगातार बरकरार है पूरे पहले पेज से आखिर पेज तक, और वो ये आपकी इस किताब को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ऑथेंटिक तो है ही। दरअसल ज्ञान जी, ये उपनिषदों में एक संवाद शैली मिलती है, तो मैं कह सकता हूं कि उपनिषदों से मैंने ये चुराई हुई है ये शैली, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिए। लेकिन मैं एक रूप, आपने जो बात कही, मैं एक बात बता दूं, हम उस जगजीत को जानते हैं जिसकी गजलें हम दिन में, रात में, अकेले में, भीड़ में गुनगुनाते हैं, दिन भर याद करते हैं। लेकिन जगजीत का एक रूप और था। उन्होंने बंबई में भुखमरी देखी थी, बंबई में संघर्ष देखा था, फटेहाल जिंदगी जी थी। तो उन्होंने ये संकल्प किया कि हमारे बाद जो कलाकार आएंगे वो कलाकार संघर्ष ना करें, हम इसलिए उनको बिना पैसे के मौका देंगे। और जब आपको याद होगा, बेस्ट ऑफ 80s एक 1980 में एक एल्बम आता है जिसमें उस दौर के सारे नए कलाकार थे, उनको वो मौका देते हैं। लेकिन मौका सिर्फ ये नहीं है, हम सब ने सेंटा क्लॉज देखा है, के बारे में सुना है। सेंटा क्लॉज आता है, सबकी मदद करता है। फरिश्ता भी एक ऐसा ही होता है। जब जगजीत सक्षम हो गए तो अभी भी बंबई में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जसबीर साहब, वो जसबीर साहब को फोन करते थे, ओए जसबीर क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं जी पाजी, रेस्टोरेंट में हूं, आ जाओ चलेंगे कहीं। तो वो आते थे और जगजीत एक बड़ा झोला लेकर और एक हाथ में बड़ी कागज की लिस्ट लेकर वो बैठते थे और कहते थे चलो आज सारे दिन चलेंगे। और उस लिस्ट में नाम होते थे उन लोगों के जिसमें जो मुसीबत ज़दा होते थे। किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को मकान का किराया भरना है, किसी की बीमारी का ऑपरेशन होना है, किसी को पुलिस तंग कर रही है तो उसको मदद की घूस देनी है उसके लिए। तो ऐसी लिस्ट होती थी, लेने वाले को पता नहीं उनके पास जाने कहां से ये खबर आती थी। और किसी ये लिफाफे होते थे, सुबह 10 बजे निकलते थे, किसी लिफाफे में 25,000, किसी लिफाफे में 50,000, किसी लिफाफे में 1 लाख, किसी लिफाफे में 2 लाख, और सारे दिन बांटते थे। और महीने में 2-3 दिन ऐसा करते थे और ये सिलसिला सालों चलता रहा। आज आप सोचिए, घर में आप किसी सगे भाई से, चाचा से, माँ से, किसी एकदम से कुछ मांग लीजिए, 1 लाख रुपए चाहिए, मिल जाते हैं क्या? और एक तरफ वो फरिश्ता था जो बांट रहा था। ये सारे प्रसंग इसमें आपको बिल्कुल एक अलग किस्म के जगजीत से परिचय कराते हैं। अब मैं आपसे, मुझे नहीं मालूम कब वहां से एक पर्ची आ जाएगी, वो कहा जाएगा कि सर समेटिए, आने तक तो बात कर सकते हैं। नहीं, हम उसके लिए कुछ ऐसा प्रसंग ना छूट जाए। अच्छा, क्योंकि मैं एक आखिर में एक 2 मिनट की एक क्लिपिंग भी है जगजीत की उस गायन की, जो उनकी जिंदगी का आखिरी शो था देहरादून में, तो वो भी दिखाऊंगा। तो मुझे वो 2 मिनट माइनस करके मुझे हाथ हिला दीजिएगा, ठीक है? तो नहीं, मैं इसलिए, वो कुछ बहुत अद्भुत चीजें हैं जो छूटना नहीं चाहिए, जो इस किताब का हिस्सा हैं और जो लोगों को पता होना चाहिए इस किताब में क्या क्या है। एक प्रसंग, ये कई जगह है इस तरह का जो आपने बताया, जहाँ वो खुले हाथ से दान देते हैं और वो उनको अपने पिता से आया था। ये भी इसमें अमर सिंह जी उनके पिता हैं, जो जिंदगी भर उनके पास, इसके पास तो था इतना सारा कि दे सके, उनके पास तो ना हो तो उनके पिताजी सब पर लुटाते रहते थे, देते थे। और वो हर कोई ये कहता है कि उनमें जो चीज़ आई वो अपने पिता से आई। मैं आपसे एक दूसरी चीज़ पूछना चाहूँगा, और ये बहुत बड़ा प्रसंग है और बड़ा करुणाजनक प्रसंग है, उनके बच्चे की मृत्यु। जो 18 साल का उनका लड़का था, जो मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, मृत्यु हो गई। और वो इतना ज़्यादा
हिला देने वाला प्रसंग था पूरे परिवार के लिए कि उसके बाद चित्रा सिंह ने कभी गाया नहीं। उन्होंने जो लगातार उस समय पीक पे थी, वो भी और वो, इन दोनों का मतलब हम कभी इस तरह की कल्पना नहीं कर पाते थे। जगजीत और चित्रा की जोड़ी अलग, मतलब ये दोनों तो जोड़ीदार ही हैं, जोड़ी में ही गाएंगे जी। और इन दोनों की कल्पना हम अलग अलग गायक के तौर पे आमतौर पे देखते नहीं थे। यद्यपि वो दोनों साथ भी गाते थे डुएट, फिर अलग अलग भी गाते थे, पर चित्रा के बिना जगजीत की कल्पना धीरे धीरे अनफॉरगेटेबल के बाद असंभव सी हो गई थी कि वो तो दोनों गाएंगे ही साथ साथ। उन्होंने अचानक गाना बंद कर दिया और ये आदमी वहाँ से इसका ट्रैक बदला और ये आध्यात्म में चला गया और सूफी टाइप के गाने और सब में चले गए। वो मुझे आप बताइएगा दो तरह से, कभी आपने चित्रा जी से उसके बाद मुलाकातें की होंगी इस किताब को लिखने के लिए? आपके बारे में कहा जाता है, मैंने पढ़ा, इसी में पढ़ा था, उन्होंने लिखा है उनके भाई ने कि आपने 5 उन पर फिल्में बनाई हैं जगजीत पर, राज्यसभा टीवी के लिए 5 फिल्में। तो आपका उनके प्रति जो अनुराग कह लें या बिल्कुल ऑलमोस्ट आपने कहा फरिश्ता है, तो आपका जो फैसिनेशन है उसके लिए वो अद्भुत है। मानेंगे कि आपसे बेहतर इस समय उनके बारे में और कौन जानेगा। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कभी, देखिए हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है, हम 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना फिर हम उस दुख से निकलने की कोशिश करते हैं और आमतौर पर निकल ही आते हैं। एक दुख सालता रहता है पीछे, कष्ट देता है, पर हम निकल आते हैं और अपने कामों में लौट आते हैं। क्या हुआ ऐसा चित्रा, जिसके बारे में पूछा कि आप क्यों नहीं गाती? क्योंकि इसमें आपकी इस किताब में वो कहीं ऐसी बात नहीं है आपकी जहाँ चित्रा जी इस बात को एक्सप्लेन करें कि मैंने इसलिए पूरा छोड़ ही दिया, पूरा छोड़ दिया। देखिए, वो एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है और चूंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ तो जवान बेटा हमने देखा हो, मैं उस पर आऊँगा, पहले ये प्रसंग बता दूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो जवान बेटा, बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ कि लोग किताब खरीदे पढ़े, हम क्यों बता दें सारे प्रसंग हम तो उसका झलक दे रहे हैं कि आप इनको देखिए, तो इसलिए किताब पढ़िए। उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, वो उससे अस्पताल जा रहा है रात को 12 बजे। हमने देखा है कि घरों में भी, यहाँ भोपाल में भी, लखनऊ में, जहाँ भी आप रहते हैं, जो डिवाइडर होता है बीच में, उसके बीच में लाइट के पोल होते हैं और वो उनकी जो क्रेन होती है वो उनको ठीक करने के लिए अक्सर खड़ी रहती है। तो बम्बई में भी एक क्रेन खड़ी थी और वो क्रेन ठीक नहीं कर पाए। बिजली वाले नगर निगम, जो बम्बई का नगर पालिक निगम था, वो छोड़ के चले गए। अंधेरा था, 80 की स्पीड थी और ये टकरा गए और वहीं स्पॉट पर विवेक की डेथ हो गई। 18 साल 20 साल 19 साल का लड़का था, इकलौता लड़का था। और उसके बाद अगले दिन मीडिया में, अखबारों में ये खबरें आई कि बड़े बाप का बेटा था, शराब पी कर के गाड़ी चला रहा था और ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं और वगैरह वगैरह वगैरह। तो चित्रा सिंह के पहले पति की जो बेटी थी मोनिका बहुत प्यार करती थी विवेक को। वो 1 साल तक, उसके एक बच्चा हुआ था 1 साल का, उसने उसको झूला घर में डाला और 1 साल तक उसने संघर्ष किया और उसने दस्तावेज निकलवाए और दस्तावेजों से साबित किया कि जो है ये मौत, उसमें गलती बंबई नगर पालिक निगम की थी, लेकिन पत्रकारों ने वो खबर नहीं, पत्रकारों ने उड़ाया कि दारू पी के और तेज रैश ड्राइविंग और बॉम्बे में जो आम होता है। जी। तो उसके बाद जगजीत भी 6 महीने तक नहीं गा पाए, चित्रा तो आज तक नहीं गा पाई वो। लेकिन घर चलाना था, जैसे आपने कहा कि 10-12 लोगों का परिवार उनके साथ चलता था। देखिए, हमने देखा कि कोविड में हम लोग भी साल 6 महीने बाद टूटने लगे थे। तो जगजीत तो उस समय और जगजीत सिंह की जगह पर तो ये बड़ा मुश्किल था। जगजीत ने उसके बाद उनकी आवाज में एक रूहानियत। मेरी बात आप, मैं कह रहा हूँ कि आप एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपने ऐसे ऐसे प्रसंग उसमें निकाले। मुझे लगता है कि माँ के तौर पर चित्रा को ये समझ पाना इस किताब का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता कि आप माँ के तौर पे किसी को कितना एक दुख हो सकता है कि उसका जीवन ही बदल जाए। अब देखिए, लगभग संन्यास लेने वाली बात हो गई। देखिए, जैसे किसी के साथ बड़ा चीज है वो साधु बन जाए, ऐसा एक जो पीक ऑफ कैरियर पे थी, जो इतना गाती थी, दुनिया जान में जिसका वो था, कुछ दिनों बाद आदमी निकल आता है, बच्चे के दुख से भी निकल आता है, उसे वो चीजें पुकारने लगती हैं जो उसके लिए एक जमाने में पैशन जैसा था कि गाना है, स्टेज है, तालियां हैं, लाइट्स हैं, लोग फोटो खींच रहे हैं, आपसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, वो चीजें आपको वापस बुलाने लगती हैं। वो उनसे निकल के उस
लड़की ने पूरा यूं छोड़ देखिए ही तो- दिया। जी। वो माँ, उस माँ का कभी आपसे बात हुई? अगर वो आप मैं कभी जानना- एक बार चित्रा के दिल में झांक के देखें तो मुझे लगता है कि चित्रा के साथ हमारी इस नियति ने न्याय नहीं किया। 15 साल की लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही है, उसको एक देबू दत्ता नाम का आदमी बंबई का, बंगाल कलकत्ता में देखता है और कहता है उसके माँ बाप से कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। चूंकि वो अमीर था तो चित्रा के माँ बाप उससे शादी कर देते हैं, बंबई आ जाती है और 16 साल की उम्र में वो माँ बन जाती है। उसके बाद जो है वो उसके पति 4 साल के बाद पति कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ। चित्रा फिर एक बार वो बंबई के महासमुंदर में अकेली हो जाती हैं। कुछ बरस के बाद जगजीत से शादी होती है, कुछ दिन अच्छे बिजली की तरह चमकते हैं और फिर विवेक की डेथ हो जाती है। उसके बाद मोनिका की शादी होती है, मोनिका प्रेम विवाह करती है और मोनिका की पहली शादी असफल हो जाती है, दूसरी शादी असफल हो जाती है। आज चित्रा अकेली हैं और वो अपने बेटी के बच्चों के साथ रह रही हैं। और अब मैं क्या कहूँ कि पति चला गया, बेटी चली गई, बेटा चला गया, खुद अपनी जिंदगी में उनके ये था। तो लेकिन एक बात बस मैं, अब चूंकि शो का खत्म हो रहा है, मैं 2 मिनट की वो क्लिप आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले जगजीत कैसे पकड़ते थे, हम लोगों के दिलों में धड़कते थे, केवल 2 चीजें मैं बता देता हूं एक 40 सेकंड में। कि देखिए, एक उनका अगर आपको याद होगा, सफर में धूप तो होगी, संभल सको जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। वाह। तो ये आज का दौर है, आज का दौर है कि आपको देखकर देखता रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, झूठ वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। हाय हाय, वाह वाह। तो ये वो चीजें हैं जगजीत की कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं, इतनी महंगाई कि बाजार से कुछ लाता हूं तो अपने बच्चों में बांट कर शर्माता हूं। वाह। हैं? ऐसी बहुत सी गजल- वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जगजीत के सिलेक्शन की बात। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए मां ने फिर पानी पकाया देर तक। वाह। और आखिरी में अंत में इसके बाद वो दिखाता हूं आपको जो मुझे मेरे दिल के करीब है। सर जिस पे ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते। ऐसा दर किस काम का जिस पे सर ना झुके? सर जिस पे ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। क्या बात। अब अगर- वो एक क्लिपिंग अगर आप वो दिखा दें। क्लिपिंग प्लीज प्ले कर दीजिए। वो 27 और 28 नंबर की जगजीत। वॉल्यूम तेज कर दीजिएगा। ऑडियो प्लीज। वॉल्यूम करिए। ये देहरादून फोल्डर में 27 और 28। यकीन मानिए बाकी सबकी तरह मेरा भी मन है कि सेशन होके नहीं, मैं भी इतनी सारी बातें लाया था और उसमें से 10% भी पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन एक बात क्या करें, खैर हमारे हिसाब से भी इसमें इतनी चीजें हैं बात करने की, पर जब तक ये लगा रहे हैं मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप इंदौर में उनसे मिले जी, फिर आप दिल्ली में उनसे मिले, एक बार दिल्ली में जयपुर में मिले और मिलता रहा हमेशा। पहली बार भी जब आप एक छोटे पत्रकार के तौर पर मिले तब आप यही थे, तो भी उनको याद था जयपुर में आप मिले कि तुमको मैं इंदौर में मिला था, और फिर आप एक लंबा साक्षात्कार करना चाहते थे दिल्ली में, और उसके बाद उनकी डेथ ही वो रह गया, तो पार्ट होता वरना ही फिल्म का आपकी जो आपने बनाई उस पर हिट शो। ये जगजीत आपको कभी बदली नहीं ओवर की जिंदगी में, और किस तरह से सर बस एक इंटरप्शन जी मैं चाहूंगा कि ऑडियो रहे वीडियो हम ऑडियंस में से कोई सवाल आता है जी जी
ओके श्योर। ऑडियो में किसी का सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कीजिए, अगर कोई सवाल या कुछ थॉट शेयर करना चाहें, पूछना चाहें। और अगर कोई सवाल नहीं है तो सब मेरे सवाल की वजह से इसका जवाब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एक आपको एक बात याद दिला दूं, जगजीत का एक बहुत ही दुर्लभ एल्बम है, आमतौर पर हम उसको कहीं कम लोग जानते हैं, उसका नाम है डिफरेंट स्ट्रोक्स। तो जो गजल की गायकी की जो शास्त्रीयता है, हम जिसकी बात करते हैं, डिफरेंट स्ट्रोक्स सुनिए और आप पाएंगे कि आज की जब भी आप सुनेंगे आप पाएंगे कि आपकी शाम जिंदगी भर के लिए अनमोल हो गई। बिल्कुल जी, आप पूछ रहे थे कि जगजीत में कोई बदलाव देखा आपने? आपका क्या करीब 20 साल के अंतर पे आप उनसे 3 बार लंबी देर के लिए मेरे ख्याल में हाँ 4-5 बार बदलाव देखा। मुझे लगा कि उनकी मेमोरी जबरदस्त थी और जगजीत में कोई बदलाव नहीं था, हमेशा वो डाउन टू अर्थ थे, एकदम जमीन बड़ी पर बात है, थे। क्योंकि आप जब 82 में वो अंत मुझे- में आप जब दिल्ली में मिल रहे हैं उनसे, तब वो पीक ऑफ द कैरियर पे जी। बहुत बड़े आदमी थे। और उस समय आमतौर पे लोग बदल जाते हैं, हो सकता है आपको नहीं, पहचान उन्होंने कहा पर कमाल। असल में हम लोगों का एक द्वंद होता रहता था आपस में, 4-5 बार मुलाकातें हुई और मैं हर बार पूछता था कि जब आप एक ही गजल बार बार अलग अलग शो में गाते हो तो जरा सा राग बदल देते हो, ये ऐसा क्यों करते हो? तो उसके उत्तर पे वो अक्सर बड़े बड़े दिलचस्प उत्तर देते थे, लेकिन अब वो लंबी कहानी है। तो और आपको हम भोपाल अजीत सिंह जी का और गुलजार साहब का एक एल्बम आया था, जी उस पे अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। वो इस दरअसल- किताब में है। आप जी। गुलजार और जगजीत, गुलजार और लता जी के साथ के बड़े लंबे प्रसंग हैं, बहुत खूबसूरत प्रसंग है, वो आपको लेकिन पढ़ने चाहिए। पर बताइए, गुलजार साहब के साथ अगर आप उस बजाय उस एल्बम के अगर आप मिर्जा गालिब का जिक्र करें तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मिर्जा गालिब वो निवेदन करूंगा कि राजेश भाई की किताब खरीदें और पढ़ें और जगजीत सिंह का जीवन आपको और ज़्यादा निकट से देखने को मिलेगा। किया है हम सभी के लिए। एंड देयर इट इज, राजेश जी, जोरदार ताली होनी चाहिए राजेश जी के लिए। Is holding the mascot of the Bhopal Literature and Art Festival, the lesser florican, the picture of a highly endangered bird captured by Padma Shri भालू मोंडे जी, जिनका एग्जीबिशन भी साथ में डिस्प्ले पर है। और ज्ञान सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत ही अद्भुत तरीके से एक मॉडरेटर के रूप में इस डिस्कशन को उन्होंने आगे बढ़ाया।